Good morning, students. Today we will do worksheet number 71, which is scheduled for 23rd December and taken from the chapter Our Environment. In this worksheet, we will see what is food web, ozone layer, and effect of human activity on the ozone layer or the environment. Our first topic is food web. The length and complexity of food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by two or more other kind of organism. जितने भी ऑर्गेनिज्म है फूड चेन में हो सकता है वो एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा फूड चेन में इन्वॉल्व हो which in turn are eaten by several other organism. So instead of straight line जो फूड चेन हमने पिछली वर्कशीट में स्टडी की थी एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमने देखा था सिंपल सी एक हमने इस टाइप से देखी थी जैसे ग्रास है ग्रास को कौन खाएगा डियर और डियर को कौन खाता है लॉयन तो एक स्ट्रेट हमने देखी थी बिल्कुल कि किस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट जो फूड चेन है वो होती है लेकिन ये स्ट्रेट नहीं होती एक्चुअली द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन जिसे हम क्या बोलते हैं फूड वेब मीन्स जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा फूड चेन में इन्वॉल्व होता है तो उनकी वजह से बनता है फूड वेब यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरह से बहुत सारी फूड चेन हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक हैं जैसे अगर हम यहाँ लें ये कॉर्न प्लांट है कॉर्न को ग्रास हॉपर खाता है ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है और रेड भी तो यहीं से ब्रांचिंग शुरू हो गई और एक ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से ज़्यादा फूड चेन में इन्वॉल्व होता है उसकी वजह से क्या बनते हैं फूड वेब सिर्फ ग्रास हॉपर नहीं है यहाँ पर बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म भी हैं जो दो या दो से ज़्यादा फूड चेन में इन्वॉल्व हैं यहाँ फ्रॉग देखिए ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है फ्रॉग को ईगल भी खा सकती है या फिर और भी कई सारी फूड चेन में इन्वॉल्व हो सकता है जैसे यहाँ पर है ये एक प्लांट है मैंगोज़ हैं फ्रूट फ्लाई को फ्रॉग ने खाया फ्रॉग को ईगल ने खाया या फ्रॉग को स्नेक ने खाया तो कोई एक ऑर्गेनिज्म जब दो या दो से ज़्यादा फूड चेन में इन्वॉल्व होता है तो उसे हम बोलते हैं फूड वेब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम व्हाट इज फूड वेब अ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स अ फूड चेन ओनली फॉलोज जस्ट वन पाथ जो फूड चेन होती है वो स्ट्रेट होती है वो सिर्फ एक पाथ फॉलो करती है एज एनिमल फाइंड फूड एग्जाम्पल हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं लेकिन जब ये फूड चेन आपस में क्रॉस लिंक होती हैं तो वो फॉर्म करता है फूड वेब अ फूड वेब शो द मैनी डिफरेंट पाथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कनेक्टेड किस तरह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे से अलग अलग पाथ से कनेक्टेड हैं वही पाथ सारे के सारे क्या बन जाते हैं फूड वेब जैसे यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से दिखाया हुआ है जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल देखी थी यहाँ एक ओक ट्री है ओक ट्री पर जितने भी या उसके आसपास रहने वाले जो लिविंग बीइंग हैं वो किस तरह से उससे कनेक्टेड हैं कौन किसे खा रहा है किसका फूड है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा फूड चेन में इन्वॉल्व होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे फूड वेब तो ये हमारा एक फूड वेब का और एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर होती कहाँ है और क्या काम करती है अगर हम माने कि ये हमारी अर्थ है तो हमारी अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 किलोमीटर दूर एक स्ट्रेटोस्फीयर है ये जो 12 to 50 किलोमीटर की रेंज में होती है इसी स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी ओजोन लेयर भी होती है अब जो ये ओजोन लेयर है इसका काम क्या है ये सन से जो रेज आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज या यूवी रेज जिसे हम बोलते हैं ये उन रेज को अर्थ तक आने से रोकता है द ओजोन लेयर इज अ बेल्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग जोन ओजोन गैस दैट sits to 9.3 to 18.6 miles that is 15 to 30 kilometer above the earth and serve as a shield from the harmful UV rays or ultraviolet
रेडिएशंस एमिटेड बाय सन। जो सन रेडिएशन एमिट करता है उन रेडिएशन को ये अर्थ तक आने से रोकती है और इसकी रेंज कहाँ है 15 to 30 किलोमीटर। इट फॉर्म स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ 2500 मिलियन ईयर। इट्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ओजोन लेयर को फॉर्म होने में। और यहाँ पर भी इसी तरह से दिखाया हुआ है कि अगर ये हमारी अर्थ है, ये ट्रोपोस्फियर है, जो स्ट्रेटोस्फियर होती है उस लेयर में है ओजोन लेयर। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारी एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन मिलती है, तो उसके लिए हमें आंसर लिखना है स्ट्रेटोस्फियर। और इसकी अगर रेंज पूछी जाए तो ये 15 to 30 किलोमीटर हमें मिलती है। हमारी वर्कशीट में भी कुछ इसकी डेफिनेशन इसी तरह से दी हुई है। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या रेडिएशन हम भी बोल सकते हैं इसको, ऑफ द सनलाइट, thus protecting living being from many health hazards like skin cancer। जो यूवी रेज होती हैं या अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इससे हमारी स्किन को क्या प्रॉब्लम होती है, जो स्किन है इस पर रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, या अगर बहुत लॉन्ग पीरियड तक हम इसके कांटेक्ट में रहते हैं यूवी रेज के, तो इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। इवन जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ द एटमोसफियर दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। तो ये हमें याद रखना है कि कौन से लेयर में ये मिलती है एटमोसफियर के, तो स्ट्रेटोस्फियर। फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन जो है इसकी बहुत सिंपल है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ये यूवी रेडिएशन से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ऑक्सीजन के एटम में चेंज हो जाते हैं, और ये एटम जब किसी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होंगे तो ये बन जाएगा O3। जो ओजोन का फॉर्मूला है वो क्या होता है? O3। और जो ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है, जब यूवी रेज इस पर पड़ेंगी तो इससे ये ब्रेक डाउन हो जाता है, अलग अलग एटम्स बन जाते हैं, और ये जो एटम्स हैं जब किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो इससे हमारी बन जाती है ओजोन। यानी कि ओजोन किससे बनती है? यूवी रेज से, और ये उसी को आगे आने से फिर रोकती है। प्रोटेक्शन भी कौन किससे करेगी? यूवी रेज से, और यूवी रेज ही एक कॉज है ओजोन के बनने का। तो फॉर्मेशन आई थिंक क्लियर होगी आपको कि यूवी रेडिएशन की हेल्प से ही ओजोन बनती है, और यही ओजोन फिर यूवी रेडिएशन को अर्थ पर आने से रोकती है। इसके अंदर 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। इसका फॉर्मूला जो है वो हमें याद होना चाहिए, O3। ठीक है, अब इसकी जो डिप्लीशन है ये कैसे होती है, किस तरह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसका क्या रीज़न है? तो क्या होती है डिप्लीशन? ओजोन लेयर डिप्लीशन इज द रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर। अगर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। एंड इट इज कॉज्ड बाय सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ये कौन से हैं? एक्चुअली ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्लोरीन होता है। द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग सोर्स गैसेस, और इसमें मेन है CFC। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C क्लोरो, F फ्लोरो, और दोबारा से C कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड रिलेटेड हेलोकार्बन्स। तो ये जो चीज़ें हैं, हेलोकार्बन्स भी आपको पता होंगे। हेलो यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी हेलोजेंस हैं अगर वो कार्बन के साथ लिंक है उनको हम हेलोकार्बन्स बोलते हैं। तो मेन जो सोर्स है डिप्लीशन का वो क्लोरीन कंटेन सोर्सेज होते हैं, और इसमें क्लोरोफ्लोरो मेन है। मोस्ट ऑफ द ओजोन दैट इज डिस्ट्रॉय इज इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर। जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पर डिस्ट्रॉय ज़्यादा होता है, in contrast to the much smaller ozone depletion through homogeneous gas phase reaction occur primarily in the upper stratosphere। यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर ये माने कि हमारी ओजोन लेयर है
तो ओजोन लेयर का काम होता है जो सन से यूवी रेज आती हैं ये उनको रिफ्लेक्ट कर देता है वापस, जो एक्सोस्फीयर है या स्पेस है वहाँ पर सेंड कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पर होल है, कोई छेद हो गया है, डिप्लीशन हो गई है ओजोन की, तो जो सन की यूवी रेज हैं वो डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आएंगी और जो उसका इफ़ेक्ट है वो हमें बियर करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। क्योंकि जो ओजोन की डिप्लीशन है ये ह्यूमन कॉज की वजह से, ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही है। ये आगे हम अभी पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये केमिकल्स वगैरह जितने भी हैं कौन यूज़ करता है ये सब, फ्रिज यूज़ करना या जो गैस सिलेंडर या जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एसी कॉज डिप्लीशन। तो मेन रीज़न जो है, जो कूलिंग एजेंट होते हैं या कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं या कूलिंग के लिए जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है या एसी है, उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जो गैसेस यूज़ की जाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली, तो ये कार्बन रिस्पॉन्सिबल हैं डिप्लीशन के लिए, ओजोन की डिप्लीशन के लिए, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में होल हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। Changes in the environment affect us and our activities changes the environment around us। जो environment में changes होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमें affect करते हैं, हमारी activities को affect करते हैं और around जो environment है हमारे आसपास उसको भी change करते हैं। Human activities leads to pollution, deforestation। pollution सबको पता है क्या होता है, डिफोरेस्टेशन भी सबको पता है, जिसमें प्लांट्स वगैरह को कट कर दिया जाता है, पूरे के पूरे इवन फॉरेस्ट जो है उनको कट कर दिया जाता है ह्यूमन नीड के लिए। वी आर लुकिंग एट टू ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन द डिटेल, दैट इज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। ये जो दो रीज़न हैं इनकी वजह से एनवायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज होती हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल स्टडी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। लेकिन अभी हमें कौन सी चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। वेस्ट डिस्पोजल हम बाद की वर्कशीट में करेंगे। यहाँ फिर से वही डायग्राम है कि अगर होल हो जाता है कहीं पर भी ओजोन लेयर में तो उसका इफ़ेक्ट किस तरह से होता है। हमारी गवर्नमेंट या कुछ एनजीओ जो हैं वो इसके लिए काम कर रहे हैं कि किसी तरह से जो ओजोन के अंदर होल हो रहे हैं उसकी डिप्लीशन हो रही है वो रुक जाए, और इसकी हमें फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC, यानी कि CFC का जो यूज़ है उसको रोकने के लिए कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, कोयोटो प्रोटोकॉल जिसे हम बोलते हैं, बाय ऑल कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। और वो जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट क्या कहता है कि ये सारी कंट्रीज़ जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उसे नहीं बनाएंगे, उसे नहीं यूज़ करेंगे। इट इज़ नाउ मैंडेटरी for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerator throughout the world। अब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ क्योंकि आ चुकी हैं इस एग्रीमेंट में, तो पूरे वर्ल्ड में ये मतलब डिसाइड हो चुका है कि जितने भी रेफ्रिजरेटर्स होंगे वो CFC फ्री होंगे। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के हम। नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, UV रेज या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमोसफियर। ये भी आप बहुत इजीली बता सकते हैं। सिंपली सबसे पहले क्या होगा, UV रेज जो होंगी उनसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन का एटम बनेगा। अब ये जो ऑक्सीजन का एटम है फिर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और यहाँ बन जाएगा हमारा ओजोन। तो ये दो रिएक्शन जो हैं आप इस क्वेश्चन में ज़रूर लिखेंगे और बाकी एक्सप्लेन तो करना ही है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, कोयोटो प्रोटोकॉल, वो यहाँ दिया हुआ है, वो आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या है, ये एक लेयर है किसकी, O3 मॉलिक्यूल्स की, और ये क्या काम करती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमें UV रेज से
और किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम में। अगर ये नहीं होगी तो उसकी वजह से हमें स्किन कैंसर या जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उनमें जो सीड्स बनते हैं उसका अमाउंट कम हो जाएगा, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे अगर ओजोन डिप्लीट होती है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हम लिख सकते हैं कि इन सब चीज़ों से ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है।